अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुनिया भर में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ चाहती हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ पर बात हो। वो दुनिया को बताना चाहती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, उनकी ज़िंदगी में किसने उसको धोखा दिया, किसने प्यार दिया, किसके साथ उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा, वो सब कुछ बताना चाहती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ नहीं चाहती कि उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जाए, और कुछ मौके ऐसे होते हैं कि जहां पर आप नहीं करना चाहते अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि आपके सामने एक बड़ा मकसद होता है। इसी तरह से जब कोई अपने मुंह से कह देता है कि मैं पर्सनल लाइफ पर बात नहीं करना चाहती, मेरी एक फिल्म आने वाली है, आप उस पर बात करें। और जब कोई होस्ट, एंकर या फिर पॉडकास्टर उनकी ज़िंदगी के वो वाक़यात जिन पर बात करते हुए उनको शर्मिंदगी हो रही हो, या फिर बात करते हुए हेजिटेशन महसूस कर रही हो, एम्बैरसमेंट महसूस कर रही हो, और वो बार बार कह रही हूँ मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैंने इस पर बात नहीं करनी। जब कोई होस्ट इस तरह की बात करना चाहता है और बार बार किसी की पर्सनल लाइफ को खुरेदना चाहता है, तो फिर अवाम बेशक उस सेलिब्रिटी के खिलाफ हो, लेकिन उस होस्ट की मिट्टी पलीत करके रख देती है। ऐसे ही कुछ हुआ हमारे पाकिस्तान के दो मशहूर एंकर्स के साथ, जिन्होंने सोचा ये था कि मैं पर्सनल लाइफ के वो वाक़यात खुरेदूंगा, इनको बेनकाब करूंगा, लेकिन दुनिया ने उनकी बातें देखकर, सवालात देखकर उन्हीं को जलील करना शुरू कर दिया। हालांकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की वो पर्सनैलिटी जो हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रही, यानी कि मिस मीरा जी, उनकी फिल्म आने वाली है साइको, वो उसको प्रमोट करना चाह रही थी। एक लंबे गैप के बाद उन्होंने फिल्म में काम किया, फिल्म प्रोड्यूस की, और उस फिल्म की उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो बहुत हिट होगी। और टॉपिक भी वो ऐसा लेकर आई हैं जो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, साइको। पूरी इंडस्ट्री मिस मीरा जी को साइको साइको कहती भी हैं, समझती भी। और शान भी उसी इंटरव्यू में बार बार कह रहे थे कि मैंने इसको कहा कि वो अंदर से वो कैरेक्टर चाहिए, वो अंदर वाला कैरेक्टर चाहिए। यानी कि वो भी ये बात बार बार कहना चाह रहे थे कि जो तुम्हारे अंदर साइको बैठा हुआ है ना, वो मुझे चाहिए। इसी को लेकर मिस मीरा जी बात करना चाह रही थी। और आपको पता है, इस फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान वो कई बार डिप्रेशन में गई और कई बार उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब वो इस फिल्म को लेकर बहुत उम्मीद रख रही थी और इसको प्रमोट करना चाह रही थी, लेकिन पॉडकास्ट करने उनके सेट पर पहुंचते हैं इरशाद भट्टी को वो बार बार कहती हैं कि मैं अपनी फिल्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन इरशाद भट्टी साहब उनसे वो कैप्टन नवीद के साथ बनने वाली फिल्म, ठिशुम ठिशुम ठा वाली फिल्म, उस फिल्म के बारे में बात जानना चाहते थे कि कैप्टन नवीद कहाँ गए, जिनके साथ आपकी वो फिल्म आई थी। कैप्टन नवीद और उसके बारे में नहीं बोलेंगे, अतीकुर रहमान के बारे में। लेकिन अब वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, वो बात करना चाहती थी अपनी फिल्म से रिलेटेड। और इसी पॉडकास्ट से पहले उन्होंने कहा पर्सनल लाइफ पर कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने आपसे कहा ना कि आपने शुक्रिया, इतना रिसर्च किया। लेकिन इरशाद भट्टी ठहरे जरा, दिलेर आदमी अपने हिसाब के। उन्होंने कहा एक दफ़ा कैमरा ऑन तो होने दो भाई, मुझे तो व्यूज़ मिलेंगे। उन्होंने वही सवाल करना शुरू किया, वो कैप्टन नवीद, वो अतीकुर रहमान साहब, वो सब कहाँ गए? सबने शादियां कर ली, आप कहती हैं अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मीरा की शादी और रीमा की शादी होगी, फलां की शादी होगी, फलां की शादी, आपकी शादी नहीं हुई। और इसके साथ साथ पढ़े लिखे शऊर रखने वाले इरशाद भट्टी साहब बड़े बड़े चैनल्स पर बड़े बड़े लोगों को बेनकाब करने वाले, उनको इस तरह से जलील कर रहे थे कि भाई आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती कि यूके में आपको इंग्लिश में आपकी मदर का नाम पूछा तो आपको समझ ही नहीं आई, आपको ट्रांजिट और ट्रांजैक्शन के बारे में फ़र्क ही नहीं पता। आपसे वहाँ पर ट्रांजिट के बारे में पूछा गया, आप ट्रांजैक्शन के बारे में बताती रही, और बार बार गलत इंग्लिश बोलने पर आपने अपने ऊपर 10 साल की पाबंदी लगवा ली। अब वो मीरा जी जो आम किसी भी शो में जाती हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा शो हो, बड़े से बड़ा होस्ट सामने बैठा हो, दुनिया देख रही हो, लाइव चल रहा हो, वो माइक उतारती हैं और ठा करके परे मारती हैं और कहती हैं गुड बाय। लेकिन अब की बार मिस मीरा जी ने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया और मैं बड़ा हैरान था। चाहती तो वो भी उतार कर फेंक देती कि भाई नहीं करना तुम्हारा पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट कोई पहली बार नहीं हुआ। इस पॉडकास्ट के लिए उन्होंने पहले कोशिश की, इरशाद भट्टी साहब उनके घर गए, उन्होंने सवालात करने शुरू किए, लेकिन उन्होंने वो क्लिप्स भी लगाए कि उनको जवाब देने ही नहीं आ रहे थे, वो कंफर्टेबल ही नहीं थी। और इससे जाहिर हो रहा था कि उनकी ज़िंदगी में शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, या वो अपनी ज़िंदगी की इतनी परेशानियों और मुश्किलात में घिरी हुई हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे बात करूं। नर्वस नहीं कभी भी, प्रैक्टिस करके इंटरव्यू कर कि बंद कर दे रहा 2 मिनट प्लीज।
और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि भाई वो एक फिल्म को लेकर ऐसी उम्मीद लेकर जा रही है कि ये फिल्म मुझे खोया हुआ मकाम वापस दिलाएगी। और जाहिर है कि एक फिल्म के ऊपर जब आप 15-20 करोड़ रुपए लगा देते हैं या फिर किसी का लगवा देते हैं तो उसको रिटर्न तो देना है, या फिर अगर अपना भी लगाया तो आपको ये उम्मीद होती है कि ये 15-20 करोड़ लगा रही हूँ तो इसके साथ 10 करोड़ तो कमाऊंगी। अब जब आप ये उम्मीद लेकर उस फिल्म के बारे में बात करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने बैठे हुए एंकर साहब आपको जलील करते जा रहे हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अब की बार मिस मीरा जी पर बहुत सारी मीम्स बनेंगी, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि लोगों ने इरशाद भट्टी को रगड़ना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ पाकिस्तानी वो एक्टर्स जो मीरा जी के खिलाफ थे वो भी उनके हक में बोलने लग गए और बड़े बड़े एक्टर्स बोलने लग गए। अब मायरा खान जो कि पाकिस्तान की खुद बहुत बड़ी स्टार हैं, इस सारे वाकये को देखते हुए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर लिखा कि मिस मीरा जी आप हमारे मुल्क की लेजेंड हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं, आपकी फिल्म आने वाली है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी होगी, आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया होगा। मैं अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, उन्होंने किसी का नाम लेते हुए भी ये बताया उनका साथ देने के लिए कि हम आपके साथ हैं। और इसी मामले पर ज़ारा नूर अब्बास कहती हैं कि अगर यही सवाल आपने किसी मर्द के साथ किए होते तो वो मुक्के मार मार के आपका मुंह तोड़ देता। आपके सामने बैठी हुई लड़की जो है उसको आपने इतना अंडर प्रेशर कर दिया, उसको इस तरह से फंसा लिया है अपने सवालों में, ना वो मुकर सकती है, ना वो उठ सकती है, ना वो वहाँ से जा सकती है। उसको शर्मिंदगी हो रही है कि यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई दिलेर बंदा बैठा होता तो फिर सोचें आपका क्या होता। और इसके साथ साथ एक्ट्रेस गाना अली भी कहती हैं कि ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था, ऐसे सवालात को इंसान कैसे कर सकता है, बहुत ही अजीब आदमी है। और डायरेक्टर तसद्दुक मलिक ये सब देखकर लिखते हैं जाहिल, याले सरहदी लिखती हैं जाहिल इंसान, उनकी इज्जत रहेगी थोड़ी यार। और अगर हम बात करें रेहान तारिक साहब की तो वो ये समझते हैं कि हम अपने सामने बिठाने वाले लोगों को इस तरह से नंगा करना चाहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम से उठकर जाएं तो तौबा तौबा कर लें और सीधे रास्ते पर चलने लगते हैं। लेकिन उनके सवालात को देखकर बहुत सारे लोग उनके पॉडकास्ट में नहीं आना चाहते। आप मुझे ये बताएं कि वो बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हमारे पॉडकास्ट में आई या किसी और के पॉडकास्ट में जाती हैं वो कभी भी रेहान तारिक के पॉडकास्ट में आपको नज़र नहीं आएंगी। क्या वजह है? क्योंकि उनको पता है कि ये मिन्नतें करके बुलाएंगे, कहेंगे आ जाएं आ जाएं आ जाएं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6-6 महीने इन्होंने हमारा इंतज़ार किया, हमें फ़ोन कॉल्स की और बार बार कहा कि आपका हम पॉडकास्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब हम उनके पॉडकास्ट में गए तो हमें रुस्वा करके रख दिया इस शख्स ने। एक पति तो उठे भी थे 2007 में, दावा किया था कि आप वो हैं मीरा पति, वो फैसलाबाद के एक बिजनेसमैन। नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं उस कंट्रोवर्सी से। हीरा खान ने रेहान तारिक के बारे में कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ जब होस्ट मिस मीरा जी को बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। मिस मीरा जी ने बहुत ही सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और यही चीजें लास्ट टाइम आपने देखा कि फिजा अली ने डॉक्टर उमर आदिल को भी खुरेद कर वायरल होने की कोशिश की, लेकिन बार बार जब कोई ऐसे करता है तो फिर उसको यूके जाना पड़ता है। मतलब उत्थे जाके भी तुसी ओही रेसलिंग वाली हरकतां कर रहे हो। एक और पॉडकास्ट में मिशी खान हमारे मुल्क की एक सोबर सुलझी हुई एंकर, होस्ट, एक्टर, मॉडल हैं, रह चुकी हैं। अब भी वो एक अच्छा प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, बहुत सारी जगहों पर वो बात करती हैं। उस पॉडकास्ट में उनके बारे में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल करवाए गए। 60 साल ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉੱਠ के 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੋ, ऐसे नहीं यार बनता। और जो बात कर रही हैं वो खुद डांस करती हैं, वो खुद मुजरे भी करती हैं, उन पर पैसे भी लुटाए जाते हैं और बहुत सारी वीडियोस बेतहाशा मतलब सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है। वैसे तो मिशी खान पर जब भी किसी ने तनकीद की, गोलाबारी की, जुबानी, लेकिन तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहते हुए जो कुछ भी कहा तो उनको जवाब उन्होंने वैसे ही दिया नॉर्मली। लेकिन अब की बार उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है इन दोनों पर। इसलिए नोटिस भेजा है कि भाई आपने मुझे किस तरह से मेरी इज्जत पर वार कैसे किया। अब जाहिर है कि एक ऐसी बंदी जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही हो, सोबर तरीके से चल रही हो, उसको आप गाने वाली, मुजरे वाली, नाचने वाली, रोडों पर भागने वाली और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने कह दिया। ना मूवियों में चल सकी, ना मुजरों में चल सकी, ना सड़कों पे चल सकी, ना गलियों में चल सकी, ना शादियों पे चल सकी। ये कहेंगी तो जाहिर है अगली बंदी को गुस्सा तो आएगा। हम जैसे जो पॉडकास्टर हैं जो बहुत ही महदूद लोगों का पॉडकास्ट करते हैं और बहुत समझ कर बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उनका भी काम बंद करवाने के चक्कर में है। भाई ऐसे पॉडकास्ट देख कर कौन पॉडकास्ट करना चाहेगा। मीरा जी भी रेहान तारिक के पॉडकास्ट में जाती हैं और यकीनन उन्होंने ये सारी बातें कही होंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो वहां जाती हैं तो वो भी यही सवालात करते हैं। ओ दसो ना की होया सी।
आप सबको पता है कि मीरा जी और कैप्टन नवीद की वीडियो और वो सारा कुछ क्या हुआ था। वो वीडियोस वायरल हुई थी, उन्होंने खुद करवाई थी या लीक हो गई थी, जो कुछ भी हुआ था, लेकिन अब वो चाह रही थी कि मेरी पर्सनल लाइफ पर ना बात की जाए। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बेचते हैं, अपने काम को ही बेचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो चाहती हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ पर ना बात की जाए क्योंकि मैं अपना माजी भुला देना चाहती हूँ, लेकिन हमारा मुआशरा जो है वो भूलने ही नहीं देता। आपने देखा होगा कि अक्सर गली का कोई लड़का या लड़की नेक हो जाए ना तो कहते हैं देखा नहीं यार, हुण बड़ा पर्दा कर दिए, बड़ा सीधे तरीके नाल चादर भी कर दिए, पहले 10 बंदियां नाल फसी सी। हैरान कुन बात इस सारे पॉडकास्ट में ये थी कि जब मीरा जी इस पॉडकास्ट को नहीं देना चाह रही थी, इन सारे सवालात से तंग आकर माइक भी उतार चुकी थी, तब भी इरशाद भट्टी साहब चुप नहीं हुए और आखिर में उन्होंने ये सवाल भी किया कि संगीता मैडम ने ये कहा था कि भाई मैंने साउथ को एक फिल्म में कास्ट किया था, साउथ को मैं फ़ोन कर रही थी, सेट पर हम सब मौजूद थे, सीन में इंतज़ार हो रहा था, साउथ नहीं आ रहा था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, तो मैं गाड़ी निकाल कर साउथ के घर पहुँच गई। जब मैं घर पहुँची तो साउथ मुझे जो ढेर लगा हुआ था ना कपड़ों का, उसकी तरफ इशारा कर रहा था। तो जब मैंने वो कपड़े हटाए तो बीच में से मीरा निकली। मीरा को मैंने कहा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो? सऊद ने कहा कि भाई ये मुझे नहीं आने दे रही थी कि भाई तुम मेरे अलावा किसी और के साथ फिल्म नहीं करोगे। आप वो इन सवालात को भी सुनकर कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मेरी फिल्म देखिएगा, मेरी फिल्म देखिएगा। लेकिन इरशाद भट्टी साहब के अतीकुर रहमान वाले मामले का क्या हुआ? दोनों में से आपको दुख किसने ज्यादा दिया? अब की बार वो आवाम जो हमेशा मीरा जी के खिलाफ बात करती रही, मीरा जी की मीम्स बनाती रही, कभी इंग्लिश का मजाक, कभी शादी का, कभी एज का, वो आवाम भी अब की बार जो है वो मीरा जी के हक में थी और इरशाद भट्टी के बारे में लिखती हैं। इरशाद भट्टी ये बहुत घटिया इंसान है, इसको पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में किसी चैनल पर होना चाहिए था। जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं इनको पाकिस्तान में रहना सूट नहीं करता। खैर ये बात तो आप नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान उनका मुल्क है, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन बार बार अगर कोई शख्स आपको मना कर रहा है, हम भी जब किसी का पॉडकास्ट करते हैं तो हम कोई सवाल करते हैं, वो कहते हैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने जब खलील साहब का पॉडकास्ट किया तो मैंने रेशम के बारे में कोई बात की, उन्होंने कहा पॉडकास्ट बंद कर दो। सर रेशम जी उसका ताल्लुक उसकी सर वो उन्होंने या कोई और नाम लेते। अच्छा उनका नाम ही हाँ, है। बस। लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई कि खलील साहब रेशम के बारे में बात नहीं करना चाहते, हमने वहीं पे बात खत्म कर दी। हमें पता था कि एक बंदा तंग हो रहा है तो इसके बारे में बात नहीं करनी, लेकिन जब बहुत बड़ा होस्ट एंकर बार बार किसी को दिखा दिखा करके ऐ तुसी के कर रहे सो, ऐ वो ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ऐ ਅਤੀਕੂ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ, ऐ कैप्टन नवीद ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਕੀ कर रहे हो। खैर ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि आपको बता सकें कि जब कोई बंदा यूट्यूब पे आता है और उसको ये पता चल जाता है, आप यकीन करें मैंने जितने पॉडकास्ट किए आप सबको पता है, जाके आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, सब बहुत अच्छे गए। बड़े बड़े मैंने पॉडकास्टर्स के चैनल पे जाके देखा, उनके व्यूज़ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को लेकर, ये गुरूर नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को लेकर उनके व्यूज़ 10,000, 12,000, 15,000, 50,000। आप यकीन करें हमारे पॉडकास्ट पर लाखों में व्यूज़। लेकिन पॉडकास्ट छोड़े क्यों? पॉडकास्ट करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे सवालात करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, खुरेदना पड़ता है, किसी को तकलीफ में डालना पड़ता है, परेशानियों में डालना पड़ता है। उसके लिए आप ऐसे सवालात करते हैं, उससे जवाब ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त उसको गुस्सा आया होता है जब आप एक माहौल बना कर आगे जाते हैं और उसको उस पीक पर ले जाते हैं, जब उसको वो वाक़या उसके साथ डिस्कस करते हैं कि वो क्या हुआ था, तो वो एकदम इमोशनल हो जाता है। उसको याद आता है कि उसकी ज़िंदगी में वो क्या वाक़या था, उसकी वजह से उसने कितनी तकलीफ़ें झेली। उस वक्त उसको याद नहीं आता, नहीं समझ आता कि कैमरे लगे हुए हैं, वो बोल देता है, उसको गुस्सा आता है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब कोई आपको अपना दुख सुना रहा हो तो आप उसे गौर से सुनो, संजीदगी से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे होते हैं, सुनाने वाला उस दौर से गुजर रहा होता है, उस कैफियत से गुजर रहा होता है, क्योंकि उस पर बीती होती है। आप तो इंजॉय कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उसको नहीं ठीक से सुन सकते, लेकिन जो सुना रहा होता है, जिसे आप बिल्कुल साइको समझ रहे होते हैं, जिसे आप बेकार समझ रहे होते हैं और कहते हैं तो दिमागी तौर पे फारिग है, वो उस कैफियत से गुजर रहा होता है कि मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया। वो जो किस्सा था, वो जो वाक़या था, वो जो तकलीफ़ का दौर था, वो सुनाते सुनाते उसकी बॉडी पर, उसकी रूह पर वो कैफियत तारी हो चुकी होती है। वो कुछ भी बोल देता है और आपको लगता है मेरा काम बन गया,
मुझे कंटेंट मिल गया, मैं वायरल हो गया। इरशाद भट्टी, रेहान तारिक और हम जैसे लोगों को और कितना वायरल होना है यार। इंडस्ट्री में लोग जानते हैं, बाहर निकले लोग जानते हैं, और क्या करना है, कितना वायरल होना है। ये मैं आपको बहुत तल्ख बात कहने लगा हूँ। आप जितना मर्जी जो कुछ मर्जी कर लें, सलमान खान नहीं बन सकते। सलमान खान 1 घंटे का पाकिस्तानी आधे घंटे का 14 करोड़ लेता है। जमजम इलेक्ट्रॉनिक, उन्होंने कहा कि हमने आधे घंटे का। आप रोनाल्डो नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। आप जो मर्जी कर लें, रोनाल्डो चंद सेकंड की रील लगाने का पता नहीं कितने करोड़ लेता है, 40-50 करोड़ ले लेता है डॉलर्स में, और हर किसी के लिए करता नहीं है। रोनाल्डो ने यूट्यूब पर आना था तो उसने यूट्यूब पर आने से पहले यूट्यूब की मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया, और उन्होंने भी उसको पहले कहा था। ये वो वाहिद बंदा है जो यूट्यूब पर आने से पहले उसका प्ले बटन, सिल्वर बटन, सब कुछ उसके घर पे गोल्डन बटन शटन पहुंच चुका था, और बाद में वो यूट्यूब पर आया था। क्योंकि यूट्यूब जानती थी कि जिस दिन रोनाल्डो आएगा एकदम से हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, हमारा सिस्टम उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। आप इतने वायरल तो हो नहीं सकते, लेकिन जितने आप वायरल हैं उस पर शुक्र अदा करना चाहिए यार। इसी तरह से अगर आपको ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में, अपने कुलीग्स में अगर आपको रिस्पेक्ट मिली भी है ना, तो याद रखें, मुनाफिक बनकर किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, अफवाहें, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ करवा के सालिस बनकर उसके बीच में बैठ जाएं तो मैं तेरी सुलह करा सा, तो याद रखें इससे इज्जत थोड़ी देर के लिए तो मिल जाती है, आप वायरल भी हो जाते हैं हर तरफ, इसने सुलह करवाई है। लेकिन जब असल बात सामने आती है तो लोग आपको पसंद नहीं बल्कि आपसे नफरत करते हैं। इसलिए वैसे तो इरशाद साहब बड़े अच्छे सवालात याद करते हैं, सारी मेहनत से काम करते हैं। रेहान तारिक साहब भी अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन ये कोशिश किया करें कि जब कोई बंदा किसी चीज़ का जवाब नहीं देना चाहता तो उसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि आपको और कितना फेमस होना है। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, गाड़ी अच्छी, पैसा, घर बार, सब कुछ। इरशाद भट्टी ने तारिक जमील साहब से कुछ सवालात ऐसे किए थे तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया था। वो गुस्सा आज भी लोगों के दिलों में कायम है। तो मैं नहीं समझता कि ये सब कुछ करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। उम्मीद है कि मेरी ये जो बातें हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं आपके लिए, वो आपको समझ आ जाए तो बस मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। रोटी तो सानू ही 2 टाइम की अच्छी मिल जाती है। ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।